आज हम अम्ल, क्षारक और लवण वाले पाठ में अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है आपको, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं वो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यहाँ हम देखें तो एक प्रतीकात्मक समीकरण दे रखी है, धातु प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। यानी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया को दर्शाया गया है। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ प्रयोग में आपको दिखाया गया है कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके सम्मुख जलती हुई तीली या मोमबत्ती लेके जाते हैं तो मोमबत्ती या जलती हुई तीली बुझ जाती है और हाइड्रोजन गैस पॉप अप साउंड के साथ स्वयं जलने लगती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। सामान्यतः सभी अम्ल जो होते हैं धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, परंतु नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, क्योंकि इसमें उपस्थित ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे धातु हैं जिनके साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ हम देखें अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालता है, जो हमने आपको भी बताया। दूसरा, जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो तीव्रता से अभिक्रिया करेगी, जबकि जो धातु कम क्रियाशील होगी वो बहुत धीमी गति से क्रिया करेगी। तीसरा पॉइंट, कम क्रियाशील धातु जैसे कॉपर, Ag, चांदी, Hg, पारा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अर्थात कम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी, क्योंकि जब वो क्रिया ही नहीं करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त क्या करेंगी। यहाँ पर हम देखें तो जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से दिखाई गई है, और यहाँ पे आपको बॉक्स के रूप में, सर्किल के रूप में और ट्रायंगल के रूप में, त्रिभुज के रूप में दिखाया गया है। जिंक को सर्किल से व्यक्त किया है और HCl में त्रिभुज और वर्ग का प्रयोग किया है। जिंक Cl के साथ जुड़कर ZnCl2 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया को हम अगर पढ़ें तो सामान्यतः सभी क्षारक धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते, किंतु कुछ प्रबल क्षारक धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे जिंक की जब अभिक्रिया प्रबल क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम जिंकेट एक प्रकार का ही लवण है, परंतु ये जटिल लवण कहलाता है। अब सेकंड पॉइंट है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। पहले अम्ल की पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखा, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। आपने पहले पाठ में या इसी पाठ में उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी होगी। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनता है। यहाँ पर हम देखें तो अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जा रही है, अर्थात हमारे पास अम्ल तो है लेकिन क्षार नहीं है। क्षार के स्थान पर हमने धात्विक ऑक्साइड का उपयोग किया है और लवण और जल बन रहा है। अतः
धात्विक ऑक्साइड क्षार के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अतः हम इस अभिक्रिया के आधार पर ये कह सकते हैं कि समस्त जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ आपको एक समीकरण दे रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल। यानी धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो एक प्रकार का धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा, यानी यह क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं जो अभिक्रिया में लवण और जल बनाते हैं। हमने पहले भी अभी बताया आपको कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ भी हम देखें तो हमारे पास क्षारक है लेकिन अम्ल नहीं है। अम्ल के स्थान पर अधात्विक ऑक्साइड प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। यहाँ अभिक्रिया दे रखी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्षार है जो अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को समझा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला, आइए अभ्यास करें और कुछ प्रश्नों के हल करें। पहला क्वेश्चन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया को लिखिए। इन सभी धातुओं की हम इन दोनों अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखनी है। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये अम्ल इन धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इनकी समीकरण, यहाँ हमने पहले क्वेश्चन की सभी समीकरणों को लिखा है। पहला, Fe प्लस HCl ये क्रिया करके FeCl2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा, जब Fe आयरन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो FeSO4 फेरस सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दूसरी, मैग्नीशियम के साथ दोनों अभिक्रिया दिखाई है। HCl के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और दोनों में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तीसरा, कैल्शियम की दोनों के साथ अभिक्रिया देखें तो HCl के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है और दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन की समस्त अभिक्रियाओं को लिख लिया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कॉपर के नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमने आपको ऊपर पहले ही बताया था कि नाइट्रिक अम्ल केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, बाकी किसी धातु के साथ ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। अतः हम ये कह सकते हैं कि जब कॉपर के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी, उसके स्थान पर जल उत्पन्न होगा या जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक समीकरण को भी लिखिए। तो हम आपको बता दें, एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, अर्थात ये दोनों तरह से अम्लीय और क्षारीय के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम जब प्रबल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जिस तरह से हमने जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, उसी तरह से एल्यूमिनियम भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सोडियम एल्यूमिनेट एक जटिल लवण होता है। वास्तव में यह अभिक्रिया आपकी किताबें नहीं है, केवल मुख्य रूप से जो क्रिया है वो जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, अतः आप उसे ही प्रमुख रूप से याद करें, जिसमें Zn प्लस NaOH की अभिक्रिया करके Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसकी समीकरण हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन के आंसर
जिस पेज पे दिए थे उस पर लिखी हुई है। चौथा क्वेश्चन है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हमने आपको अभी समझाया था कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की जब क्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं तो वह भी लवण व जल बनाते हैं, अर्थात अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण जल बना रहा है। यह धात्विक ऑक्साइड क्षार के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती। हमने अभी पढ़ा कि धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं और ये सामान्यतः अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ बनाती हैं। जब हम अचार या चटनी को धातु के बर्तन में रखते हैं तो अधिकांश अचार और चटनी में किसी न किसी प्रकार का अम्ल होता है जो उन धातुओं से क्रिया करके उस अचार को ख़राब कर सकता है। अतः हमारी माताजी अचार या चटनी को धातु के बर्तन में नहीं रखती हैं। इस प्रकार हमने आज ये 10th की वर्कशीट करी। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।